हाय एवरीवन। तो टाटा टेक्नोलॉजीज ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। तो वहीं क्वार्टर रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं। और इसके लिए मार्केट मार्केट का एस्टिमेशन का डेटा तो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने चेक किया मनी कंट्रोल पे, तो वहाँ पे तो नहीं है। एक बार इनका सीधा रिजल्ट देख लेते हैं कि इनका रिजल्ट कैसा आया है। तो यहाँ पर मैंने इनका रिजल्ट खोल रखा है। तो आप देखो, इनके हम रेवेन्यू पर अगर नज़र डालें तो ये आपको देखो, इनका जो रेवेन्यू है वो 1320 करोड़ से बढ़ के 1345 करोड़ हुआ है। मतलब हम बोल सकते हैं कि कितना 1% 1.5% का ग्रोथ है। बहुत ही कम ग्रोथ है। ठीक है, लगभग कांस्टेंट आप मान सकते हो। तो हम देख सकते हैं रेवेन्यू इनका लगभग नहीं बढ़ा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इधर नीचे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इनका जो प्रॉफिट है वो 170 करोड़ से घट के 168 करोड़ हुआ है। ठीक है, मतलब लगभग प्रॉफिट उतना ही, सेल्स भी उतना है, मतलब कोई खास ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट इनफैक्ट डी ग्रोथ है। तो देखिए, मार्केट एक्सपेक्टेशन तो डेटा नहीं है, लेकिन हम फिर भी खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि ये जो कंपनी है अभी देखो तो 51 के पी पे ट्रेड कर रही है। ये जो कंपनी नई नई आई थी मार्केट, तो उस टाइम काफ़ी यूफोरिया, काफ़ी ज़्यादा यूफोरिया था उस टाइम पे। मतलब आई थिंक 150% की लिस्टिंग गेन हुआ था इस कंपनी का। वो इस वजह से क्योंकि टाटा की कंपनी काफ़ी दिनों बाद कोई लिस्ट हुई थी, और टाटा का ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है। बट देखिए, आप सिर्फ नाम के दम पे आपके शेयर प्राइस नहीं चल सकते हैं। टाटा के अंदर 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं। ठीक है, बट उसमें तीन चार जो कंपनीज आप उन्हें छोड़ दो तो मैक्सिमम कंपनी लॉस मेकिंग कंपनीज है। या एटलीस्ट लॉस मेकिंग नहीं, बट हम शेयर मार्केट के हिसाब से देखें तो उनका शेयर प्राइस के अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। उन्होंने ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया पिछले 10-20 सालों में। तो सिर्फ हमें नाम के दम पे नहीं जाना चाहिए, हमें काम भी देखना चाहिए किसी भी कंपनी का। तो मेनली ये जो गिरावट है टाटा टेक में, इसमें पी रेशियो की वजह से हो रहा है। जैसे आप देखो यहाँ पे, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी इसका पी आप देखो यहाँ पे 85 का पी रेशियो है। ठीक है, आई थिंक इसमें डेटा पूरा नहीं दिख रहा है हमें। इनका पी और भी ऊपर चला गया था, और अभी भी जो पी है वो 50 के ऊपर का पी है। तो जो 50 का पी होता है, मतलब देखिए, पी रेशियो में दिक्कत नहीं, अगर आप ग्रोथ ज़्यादा दे रहे हो तो पी रेशियो से प्रॉब्लम नहीं होती, पी रेशियो एडजस्ट होता रहता है। बट जैसे ही आपकी ग्रोथ रुकती है ना, तो डबल मार पड़ती है। एक तो आपके शेयर प्राइस गिरते हैं, ठीक है, प्रॉफिट आपका घट रहा है, प्लस आपका पी रेशियो भी नीचे गिरता है। तो दोनों, शेयर प्राइस ज़्यादा नीचे गिरता है इस वजह से, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है ना पी का। तो यहाँ पे हम देखें तो देखिए, जो भी आईटी कंपनी होती हैं उनका यूजुअली वैल्यूएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और बीच में ऐसा हो गया था कि जो ईवी से रिलेटेड कंपनीज थी, जो मेनली सॉफ्टवेयर का काम करती थी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, उनका पी रेशो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जैसे आप केपीआईटी का देखो तो इधर 49 का पी अभी दिख रहा है आपको, है ना। टाटा एलेक्सी का 47 है। इन सभी का पी रेशो अभी कुछ टाइम पहले तक 70, 80, 90 का पी होता था। अभी रिसेंट में इन्होंने इसमें करेक्शन हुआ है। तो जैसे आप देखो तो टाटा एलेक्सी भी 42% डाउन है ना। केपीआईटी टेक 31% डाउन है, और टाटा टेक भी 41% डाउन है। तो इनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। जब मार्केट में क्या होता है, जब सेंटिमेंट अच्छे होते हैं किसी भी सेक्टर को लेकर कि ये सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, तो उस टाइम इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा उसको खरीदने को उतावले रहते हैं। इस वजह से उनका शेयर प्राइस बढ़ता है और पी रेशियो एक्सपेंड करता है। बट देखिए, अगर आप ग्रोथ नहीं दोगे, आपकी प्रॉफिट नहीं बढ़ेगी, आपके रेवेन्यू नहीं बढ़ेंगे, तो आपको पिटाई झेलना पड़ेगा। तो अभी टाटा टेक के साथ में यही दिख रहा है। ठीक है, पी रेशियो इनका अभी भी इनफेक्ट काफ़ी हाई है, और जिस हिसाब से इनका ग्रोथ है उस हिसाब से ये पी रेशियो सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली आप एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो, ठीक है, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं हो। ठीक है, तो और जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उनका पी रेशियो ज़्यादा नहीं होता है। जैसे जो यूएस की कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं यूजुअली। जैसे आप गूगल देखो, माइक्रोसॉफ्ट देखो, उनका खुद का एक प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट वो कंज्यूमर को सेल करते हैं। बट टाटा टेक या फिर टाटा एलेक्सी या कोई भी इंडिया की जो आईटी कंपनीज होती हैं, वो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है ज़्यादातर। उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता सेल करने के लिए मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए इन कंपनी को पी रेशियो उतना अच्छा नहीं मिल पाता। ठीक है, और 50 का पी रेशियो तो इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा है अगर आप ग्रोथ नहीं दे पा रहे हो तो। और इनके साथ एक और सबसे बड़ी रिस्क है, इनका जो मेजोरिटी ऑफ बिजनेस आता है सिर्फ एक कस्टमर से आता है, जो कि है टाटा मोटर्स। तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है, उन वो इनसे खरीदती है सर्विसेज को, इसलिए पैसा बना पाते हैं। बट अदर इनके कस्टमर ज़्यादा नहीं है। तो ये एक सारी इनका दिक्कत है कि अगर आपको ग्रोथ अगर करना है तो आप सिर्फ एक कस्टमर के दम पे नहीं जी सकते हो कि हाँ, जब तक मुझे टाटा मोटर्स से ऑर्डर मिलते रहेंगे मैं पैसा कमाऊंगा। आपको दूसरे कस्टमर के पास ही जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो इस कंपनी के साथ दिक्कत यही है कि ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ नहीं आ पा रही और पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में शायद और इसको मार पड़े, मतलब गारंटी नहीं है, जस्ट एक संभावना है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी डाउन ट्रेंड में था। आप देखो तो लगातार लिस्टिंग, जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उसके बाद से लगातार ये नीचे गया, और यहाँ पे एक उम्मीद थी कि यहाँ पे शायद रिवर्सल दे दे। आप देखो तो यहाँ पे इसने एक रेसिस्टेंस लिया, ऊपर गया, वापस यहीं सेलिंग आई, और फिर आगे नीचे आया, फिर वापस यहीं सेलिंग आई, बट इसने इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया वो। ठीक है, तो एक उम्मीद थी, ये मैंने लाइन
कई 3-4 मतलब काफ़ी पहले मैंने ड्रॉ की थी। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ से रिवर्सल दे तो शायद इसको खरीदा जा सकता है, बट ये रिवर्सल दे नहीं पाया और यहाँ से आगे नीचे आ गया। तो सवाल ये कि आप इसको यहाँ पे खरीद लें। जैसे अगर आप देखो तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी कितना परसेंट डाउन है, तो ये 42% डाउन है। देखिए ये जो शेयर होता है ना, फॉलिंग नाइफ है, कि गिरती हुई चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो कितना नीचे तक गिरेगा हमें पता नहीं है, और जितना ज़्यादा नीचे गिरे उतने ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। मतलब जैसे जिसने 100 रुपये पे खरीदा, ठीक, और वो शेयर 100 से लेट से 50 हुआ, तो 50% क्रैश हुआ। आपने 50 रुपीज़ खरीदा, तो हर 5 रुपये का फॉल आपके लिए 10% का फॉल होगा। ठीक है, जिसने 100 पे खरीदा उसके लिए परसेंटेज में देखो तो सिर्फ 5% का फॉल है, बट आपके लिए 10% का फॉल होगा। तो इसलिए जो फॉलिंग नाइफ होता है वहाँ पे कैच नहीं करना चाहिए। एक बार रिवर्सल का वेट कीजिए कि जैसे यहाँ पे आया, आप देखो तो नीचे आया, फिर थोड़ा कॉन्सोलिडेट किया और यहाँ ब्रेकआउट देता, तो हम सोचते कि हाँ थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, बट यहाँ से हुआ नहीं, यहाँ नीचे आ गया। तो लेट से अगर वो खरीदना भी है तो मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए आपको कि यहाँ पे लेट से कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्सोलिडेशन हो। जैसे यहाँ से लेट से कुछ ऐसा कॉन्सोलिडेशन हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सोलिडेशन हो, उसके बाद जब ब्रेकआउट दे दे, देन आपको जाना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसे महंगा खरीदोगे, मतलब आप एकदम बॉटम पे नहीं खरीद पाओगे, थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा आपको, बट एटलीस्ट अगर कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा लंबे टाइम तक। और यूजुअली क्या होता है, जब ब्रेकआउट देते फिर जब अगेन रीटेस्ट करे, तो ये सबसे बेस्ट जोन होता है खरीदने के लिए। सॉरी, और मान लीजिए अब ये बोलोगे कि यार ये तो आप महंगा खरीदवा रहे हो, मतलब यहाँ से आप बोल रहे हो कि कॉन्फिडेंट के ब्रेकआउट दे उसके बाद खरीदो, तो महंगा खरीदना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपने ऐसा नहीं किया, और मान लिया आपने ऐसा सोचा होता कि यार ये कंपनी यहाँ से बहुत नीचे आ गई तो यहाँ पे खरीद लेता हूँ, और आपने किसी भी टेक्निकल पैटर्न को ध्यान नहीं दिया, तो अगेन ये कंपनी यहाँ से नीचे आ जाती और आपका पैसा लंबे टाइम तक फंसा रह जाता। देखिए पैसे का लॉस होना बड़ी बात नहीं, बट दिक्कत क्या होती है, स्टॉक मार्केट लोगों का कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है, कि उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, उन्हें लगता है शेयर मार्केट बेकार चीज़ है और ये मैं बेफालतू यहाँ फंस गया, एक बार बस ऊपर आ जाए मैं बेच के निकल जाऊँगा, तो इसलिए दिक्कत है। तो देखिए फंडामेंटल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको 80% तो आई थिंक फंडामेंटल पे ही जाना चाहिए। किसी कंपनी को खरीदना तो हमें फंडामेंटल ही देखना चाहिए, बट हाँ कब खरीदना है तो हमें 20% लाइक टेक्निकल भी देखना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल भी, हालांकि अभी आप मुझसे पूछो दोनों इंपॉर्टेंट को, तो ज़्यादा ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट जो है वो फंडामेंटल है। देखिए अगर टेक्निकल भी देखें तो कोई बुराई नहीं है। देखिए ज्ञान का अगर आपके पास है तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी ज्ञान से हमें बैर नहीं रखना चाहिए कि नहीं नहीं सिर्फ यही अच्छा है दूसरा तो बेकार है। ठीक है, फंडामेंटल भी अपनी जगह, टेक्निकल भी अपनी जगह, जो आपको ज़्यादा पसंद आए तो आप यूज़ कीजिए, बट हाँ इस्तेमाल दोनों करिए, सिर्फ एक के भरोसे मत रहिए, वरना आप फंस जाओगे किसी दिन। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम थोड़ा सा कठिन है, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मे भी याद रहे, नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो सजेस्ट होंगे। थैंक यू।